डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। अवामी लीग का दफ्तर फूंका। 4 शहरों में हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने भारत के खिलाफ की नारेबाजी। 3 देशों की यात्रा पूरी कर ओमान से स्वदेश पहुंचे पीएम मोदी और सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। भारत ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। मध्य पूर्व के साथ आर्थिक सहयोग को मिलेगी नई गति। आज सीएम योगी गोरखपुर में करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण। 137.83 करोड़ रुपए की लागत से बने ओवरब्रिज से गोरखनाथ क्षेत्र की 1 लाख आबादी को मिलेगी राहत। विरासत गलियारा के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे सीएम। देश के कई हाई कोर्ट्स को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना भी बाकी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। 3 देशों की यात्रा पूरी कर पीएम मोदी ओमान से स्वदेश पहुंच गए हैं। मस्कट हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद उन्हें विदा करने पहुंचे। हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान ओमान के उप प्रधानमंत्री को पारंपरिक भारतीय अभिवादन नमस्ते करते हुए भी देखा गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर विदाई ली। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गर्मजोशी इस अवसर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सत्ता के खिलाफ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करने वाले शरीफ उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई। इनकलाब मंच के संयोजक की मौत के बाद ढाका में गुरुवार देर रात विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो यानी देश के सबसे बड़े बांग्ला अखबार और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में आवामी लीग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। वहीं देश में सुलगी हिंसा को लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में लेवल बैठक बुलाई है। कन्नौज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालय का घेराव करने जाते वक्त हंगामे में बदल गया, जब पुलिस ने तीरवा क्रॉसिंग पर उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। यह प्रदर्शन कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर शाकिर हुसैन की अगुवाई में पूर्व जिलाध्यक्ष अजय पांडे के प्रतिष्ठान से निकाला गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनता के सामने भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बदायूं में प्रांतीय आह्वान पर प्रस्तावित कांग्रेस के भाजपा कार्यालय घेराव से पहले ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया था। यह कार्यवाही उस समय की गई जब पूर्व जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के निवास पर कांग्रेस नेता भाजपा कार्यालय घेराव की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुन्ना लाल सागर, जिला कांग्रेस महासचिव गौरव सिंह राठौर, कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष शफी अहमद, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष हसन खान तथा ब्लॉक सलारपुर के पूर्व अध्यक्ष सर्वेश सहित अन्य कांग्रेसी नेता यहां मौजूद थे। बदायूं में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि एलआईयू के एक हेड कांस्टेबल ने फोन कर उनके साथ गाली गलौज की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी ने संबंधित हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। अब धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा गलत आख्या लगाई गई है। उन्होंने कहा कि उन पर फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर पार्टी में नाराजगी है और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। धर्मेंद्र सिंह ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को हुई बैठक में विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त होने वाले मुख्य न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए 5 न्यायाधीशों के नामों को सिफारिश की है। ये रिक्तियां रिटायरी और ट्रांसफर के चलते उत्पन्न हो रही हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। कॉलेजियम के निर्णय के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। ये पद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के 9 जनवरी 2026 को रिटायर होने के बाद रिक्त होगा। उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला धनौरा क्षेत्र के ब्लू वर्ल्ड स्कूल में गंगा उत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद अमरोहा पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका विभाग, मीडिया विभाग, शहीद अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर किया गया। बताते चले कि हर साल की तरह इस वर्ष भी 2025 में तिगरी गंगा घाट पर शासन प्रशासन द्वारा राजकीय मेले का आयोजन किया गया। कमिश्नर डीआईजी डीएम निधि गुप्ता, वत्स एसपी अमित कुमार आनंद, आईपीएस अखिलेश भदौरिया, अंजलि कटारिया एडीएम द्वारा प्रोग्राम से पहले दीप प्रज्वलित किया गया और उसके बाद उपहार बांटे गए। आगरा में महिला से चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 13 दिसंबर 2025 को हुई चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को थाना सिकंदरा पुलिस और सर्विलांस टीम नगर जोन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी हरिपर्वत अक्षय महाडिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मांगरौल रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अभियुक्त उपदेश उर्फ रॉकी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा अभियुक्त अभी भी मौके से फरार बताया जा रहा है। अमरोहा जनपद के नौगांव सादात कस्बे में अवैध खनन का खेल पूरी रात खुलेआम जारी है। नियमों और कानून को ताक पर रखकर खनन माफिया रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मिट्टी और खनिज का दोहन कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा खेल पुलिस गश्त और जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी के दावे के बीच धड़ल्ले से चलता रहता है। बीती रात करीब 12 बजे मौके पर की गई कवरेज में साफ देखा गया कि खनन की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगातार दौड़ती रहीं। रात 9:30 बजे से 12 बजे तक खनन अधिकारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन न तो अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही किसी तरह की कार्रवाई होती नजर आई। सवाल ये उठता है कि सूचना मिलने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में वर्चस्व को लेकर 2 छात्र गुटों के बीच जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र स्थित श्री राम बाग इंटर कॉलेज के बाहर की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने अनुसार 2 छात्र गुटों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लात, घूंसे और थप्पड़ों की बरसात शुरू हो गई। झगड़े में दर्जनों छात्र शामिल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी और भागदौड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि उसके 3 अन्य साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये मुठभेड़ मंझनपुर थाना क्षेत्र के राघवापुर गांव के पास की बताई जा रही है। ललितपुर में शहजाद नदी पर निर्माणाधीन पुल के कारण उत्पन्न आवागमन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और आमजन को हो रही परेशानियों पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जब तक पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन सुचारू किया जाए, ताकि स्थानीय लोगों और राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक पिकअप चालक फोन पर बात करते समय एक मासूम बच्चे को कुचल देता है। मासूम बच्चे की चीख पुकार सुनकर ड्राइवर अचानक रुक गया। वहीं घायल बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अब बच्चा स्वस्थ है।
पीलीभीत बस्ती हाईवे पर एक दर्दनाक घटना में तेंदुआ शावक की मौत हो गई। गजरौला कला से पीलीभीत की ओर जा रहे अज्ञात वाहन ने सड़क पार कर रहे शावक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि शावक की मौके पर ही मौत हो गई। पीलीभीत जनपद के थाना अमरिया क्षेत्र के ग्राम कैचू में पैसों का लेन देन को लेकर दबंगों ने हाशिम अली के घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में दबंग आरिफ, मुकीम, आरिश और घर की महिलाओं सहित अन्य अज्ञात लोग शामिल थे। घटना के दौरान घर में मौजूद बच्चे रोते रहे, लेकिन दबंगों ने मारपीट जारी रखी। पीड़ित हाशिम अली ने थाना अमरिया पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। श्रावस्ती जिले के कोतवाली भिनगा क्षेत्र के नौबस्ता कयापुर गांव में सलमान पुत्र अली हुसैन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बताया जा रहा है कि युवक पत्नी से जुड़े मुकदमे को लेकर मानसिक तनाव में था। युवक 17 तारीख की सुबह करीब 8 बजे भिनगा तहसील जाने के लिए घर से निकला, लेकिन तहसील नहीं पहुंचा। रास्ते में ही वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। दोपहर करीब 1 बजे उसने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर आत्महत्या की बात कही, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद हो गया। श्रावस्ती जिले के नासिरगंज में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार युवक बदला चौराहे से दिकौली जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। टक्कर में बाइक सवार का पैर टूट गया और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही सोनवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एम्बुलेंस से सीएचसी मल्लीपुर भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया गया। अंबेडकर नगर जिले में भीषण शीतलहर और घने कोहरे जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। शहर और गांव घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़क पर वाहन चलाने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की गति धीमी हो गई है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए लाइट जलाकर चल रहे हैं। मौसम में बढ़ती गलन और ठंड के कारण लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सर्दी से ठिठुरे लोगों के लिए कई जगहों पर अलाव जलाकर सहारा दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोहरे और ठंड के कारण सड़क हादसों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के सुंदरनगर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोनू पुत्र रामपाल सिंह का घर के आगे पाकड़ के पेड़ के पास शव पड़ा हुआ मिला। परिजनों का कहना है कि उनका जमीन के विवाद चल रहा था। रात में घर से 5 लोग मोनू को बुलाकर ले गए और फिर मोनू को खाना खिलाया। उसके बाद उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी और उसके शव को उनके घर के आगे पाकड़ के पेड़ के पास फेंक दिया। जब वह उठे तो मोनू का शव पड़ा हुआ था। इस मामले की उन्होंने थाना पुलिस से शिकायत की है। थाना पुलिस ने मोनू के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय नरेंद्र पुत्र ओम प्रकाश सखानू विद्युत उपकेंद्र पर लाइनमैन के पद पर थे। थाना अलापुर क्षेत्र सखानू गांव के निकट बाइक सवार ने पैदल जा रहे लाइनमैन नरेंद्र को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तो परिजन उन्हें बरेली के सिद्धिविनायक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज कराया गया। हालत ठीक न होने पर परिजन बदायूं के जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान लाइनमैन नरेंद्र की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाइनमैन नरेंद्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज नेशनल हाईवे पर स्थित सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र पावर हाउस के सामने एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें ट्रक चालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रक की टंकी से अज्ञात चोर
डीजल चोरी कर रहे थे। जब ट्रक चालक की नींद खुली और उसने चोरी का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके ऊपर गोली चला दी। गोली लगने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के रायपुर धीरपुर गांव का रहने वाला 30 वर्षीय राजेश पुत्र ओमपाल दिल्ली में रहकर पेंटर का काम करता है। उसने बताया वह गुरुवार सुबह 9 बजे दिल्ली से घर जाने के लिए बस में बैठा था। उसे रोडवेज बस चालक ने लाल पुल में उतार दिया। वहां से वह ई रिक्शा करके रोडवेज बस स्टैंड आया। वह गुरुवार 3:30 बजे रोडवेज पर खड़ा था। तभी 3 लोग उसके पास आए और बोले तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़ देंगे। और उनकी गाड़ी महिला अस्पताल के गेट पर खड़ी है और उसका बैग हाथ में पकड़ लिया। उसके बैग में एक मोबाइल 5.500 रुपए थे। जब तक वह महिला गेट तक पहुंचा तो वह वहां से उनका बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल युवक ने इस मामले में पुलिस को सूचना दी है। पुलिस राजेश की सूचना के आधार पर बैग ले जाने वाले लोगों की तलाश कर रही है। शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छा जाने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम हो गई थी। हालात को देखते हुए एयरपोर्ट पर कैट 3 ऑपरेशन लागू किया गया, जिससे हवाई यातायात प्रभावित रहा। कोहरे के कारण करीब 125 उड़ानें देरी से संचालित हुई, जबकि मध्य रात्रि से तड़के के बीच लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह के शुरुआती घंटों में देखने को मिली। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर एयरलाइंस के उड़ान की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की थी। अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड टीम यात्रियों की सहायता में जुटी रही। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में घने से अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है, जिससे आगे भी हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।